वेलकम टू आंसर स्टडी क्लासेस। मैं लेके आई हूँ साइंस के 27 फरवरी में क्लास 10 के एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, ये लेंस होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये लेंस कैसा होगा, तो लेंस की फोकस दूरी वहां निकालनी पड़ेगी आपको और वहां पर उससे पता चलेगा कि आपकी फोकस लेंस कैसी है। ठीक है, आवर्धन क्षमता किससे प्रेजेंट करते हैं, हम P से प्रेजेंट करते हैं और इसमें इतने दूरी पर रखी कोई वस्तु है तो वस्तु को हम U से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम F निकाल लेंगे, तो वहां से जब F निकालेंगे तो क्या आएगा 0.2 मीटर फोकस दूरी पर। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसा लेंस कहलाएगा, ये अवतल लेंस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शी दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, दूरदर्शी दोष के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब की सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से प्रेजेंट करते हैं। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेल से प्राप्त अधिकतम मान कितना आएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। ठीक है, तो कोयला जो होता है वो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। ये हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसका, स्नेल के अपवर्तन का नियम लिखिए। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए मतलब कोई दो माध्यम दिया हुआ है तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण वो होता है जो किरण आती है उससे कोई अभिलंब पर कोण बनता है, तो वो कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। तो कह रहा है कि आपतन कोण की जया जो होती है वो साइन लिखी जाती है उसके साथ, तथा अपवर्तन कोण की जया साइन। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है जो टकराकर वापस चला जाता है। ठीक है, आपतन और अपवर्तन ठीक का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो, ठीक है, तो इसका कह रहा है इन दोनों की जया की जो अनुपात होता है वो दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू नियतांक। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूरदर्शी दोष क्या है, ठीक है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो दूरदर्शी दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु क्या होता है, पास की वस्तुएं बहुत कम स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा यदि हम एक कोशीय स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मतलब कि मार डालें। तो कह रहा है कि इसका आंसर है किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रेखीय क्रम में सदैव उत्पादकों से विभिन्न श्रेणियों के अंतः संबंधित उपभोक्ताओं की ओर एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब एक दिशा में होता है। तो किसी भी पोषी स्तर के जीवों को नष्ट करने पर ऊर्जा प्रवाह बाधित हो जाता है। ठीक है, हो जाने से पारिस्थितिक संतुलन समाप्त हो जाएगा, जिससे अंततः परितंत्र भी नष्ट हो जाएगा। जब एक ही ओर ऊर्जा प्रवाह होने लगेगा तो क्या हो जाएंगे, जीव नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उत्पादकों के नष्ट कर देने से सौर ऊर्जा का प्रयोग ना हो सकेगा, अतः कोई भी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ ही नहीं होगी। ठीक है, वह सभी उपभोक्ता भी मर जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण ही तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि कभी ऐसा लगता है बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी से पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है, मतलब आता जाता रहता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होगा, अतः जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। ठीक है, तो इस प्रकार
तारे की यह आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार तारे की यह आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झमझमाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी भी चमकीला प्रतीत होता है। ठीक है, तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाने का कारण होता है। कभी प्रकाश जब परावर्तित होता है तो चमक मारता है। ठीक है, और जब प्रकाश चला जाता है वहां से तो अंधेरा हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता रहता है, प्रकाश जब आता जाता रहता है तो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते से नजर आते हैं। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जी आप या बोल सकते हो वाम हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मतलब बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, जो हमारा बायां हाथ होता है, बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो क्या कहलाता है, बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली उंगली दोनों इस प्रकार से फैलाई जाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। मतलब कि इन तीनों को इस तरीके से रखा जाए कि इधर से देखें तो ये लंबवत, इधर से देखें तो ये लंबवत, और इधर से देखें तो ये लंबवत। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके कारण क्या होगा, जो अंगूठा होगा, ठीक है, कह रहा है तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो ये तर्जनी उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरी उंगली माध्यिका जो क्या प्रेजेंट करेगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो ये अंगूठा होता है हमारा, ये हमारे बल को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि तब यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, तथा दूसरी उंगली माध्यिका जो हमें क्या प्रेजेंट करती है, धारा की दिशा को, तथा जो अंगूठा होता है वो हमारे बल की दिशा को बताएगा। ये हमारा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग तथा दुरुपयोग को समझाइए और नाभिकीय ऊर्जा हेतु उपयुक्त होने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, एक भारी नाभिक के दो लगभग बराबर, ठीक है, दो लगभग बराबर हल्के नाभिकों में टूटने अथवा दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होने पर भारी नाभिक बनने की क्रिया में नाभिक के द्रव्यमान के कुछ भाग का क्षय हो जाता है, मतलब कि कुछ भाग द्रव्यमान का नष्ट हो जाता है। तो यह द्रव्यमान क्षय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। मतलब जो द्रव्यमान क्षय हो जाता है, मतलब खर्च हो जाता है या नष्ट हो जाता है, वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसी ऊर्जा के रूप को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग क्या क्या होता है, नाभिकीय विखंडन अथवा नाभिकीय संलयन की क्रिया में। नाभिकीय विखंडन मतलब टूटने, और संलयन मतलब जुड़ने की क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग पानी से भार बनाकर विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है, भाप बनाकर, सॉरी, मतलब कि इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसके दुरुपयोग क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग नाभिकीय हथियार बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत विनाशकारी होता है। नाभिकीय ऊर्जा हेतु उपयुक्त मतलब प्रयुक्त होने वाले दो तत्व कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम होते हैं और प्लूटोनियम होते हैं। चले चलते हैं हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पे, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना एवं कार्य विधि समझाइए। क्वेश्चन ये हमारा इसका आंसर है विद्युत मोटर। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत बताना है, तो विद्युत मोटर है, उसके बारे में लिखा है कि विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण विद्युत मोटर वर्क करता है। ठीक है, इसका सिद्धांत है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत यह इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब कि किसी चुंबक के बीच में रखा जाता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। ठीक है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, मतलब कि एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम बलयुग्म बोलते हैं, जो कुंडली को अपनी अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है। ठीक है, यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है,
यदि स्वतंत्र नहीं रहती है घूमने के लिए तो वो घूम नहीं पाती है। ठीक है, तो वो कैसे वर्क करती है, आधा घूमती है फिर आधा अपने फिर से दोबारा अपनी अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विद्युत मोटर के 4 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, एक क्षेत्र चुंबक है, आर्मेचर है, विभक्त वलय है और ब्रश है। ठीक है, तो पहले भाग में यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N और S होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है। ठीक है, कह रहा है आर्मेचर, यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोट पर तांबे के तार के पृथक फेरे लपेटकर बनाई जाती है। चुंबक के ध्रुवों पर NS के बीच घूमती है, ये आपकी आर्मेचर। ठीक है, अब आते हैं विभक्त वलय पर। ये दो अर्धवृत्ताकार वलय अथवा बैटरी 2 खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दोनों अलग अलग वलयों L व M से जुड़े होते हैं। यह वलय आर्मेचर की धुरा दंड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये होते हैं हमारे विभक्त वलय दोनों। ठीक है, जिसे हमें L और M से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद लगा होता है ब्रश। विभक्त वलय L और M कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां B1 व B2 को स्पर्श करती है, इन्हें ब्रश कहते हैं। यहाँ पर ये B1 और B2 की 2 पत्तियां लगी हुई हैं, ये दोनों क्या हैं, ब्रश हैं। ठीक है, इन ब्रशों का संबंध 2 संयोजक पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। यहाँ से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवेश करती है, उसके बाद यहाँ से क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी कार्यविधि। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि AB की साइड नॉर्थ है और CD की साइड क्या है, साउथ पोल है, तो ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करने लगेंगे। ठीक है, जिसमें 2 बल कार्य करेगा। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाता है जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। तो कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमने लगेंगे, क्योंकि जो आगे की साइड गोल टाइप में लगा हुआ है वो भी घूमने लगेगा। परंतु बैटरी का धन विद्युत सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है। ठीक है, तथा ऋण विद्युत दाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विभक्त वलय का महत्व क्या है। इसका कार्य कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदलना है। ठीक है, जब वो वर्क करता है तो धारा एक दिशा में होती है, जब दूसरी तरफ वर्क करता है तो धारा दूसरी दिशा में वर्क करने लगती है। तो जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रश से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रशों से संपर्क जुड़ जाता है और कुंडली में धारा इसी प्रकार बनी रहती है। ठीक है, यदि विद्युत मोटर में विभक्त वलय ना लगे तो मीटर घूमना तो प्रारंभ करेगी परंतु आधा चक्कर घूमकर रुक जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि इसमें वलय ना लगे होंगे तो क्या होगा, ये पूरा नहीं घूम पाएगी, ये आधा चक्कर घूम के फिर दोबारा से अपने उसी मोड में आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। ठीक है, जब किसी भारी नाभिक पर ठीक है न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यह लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, परमाणु बम एवं नाभिकीय रिएक्टर का आधार नाभिकीय विखंडन ही कहलाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है कि यूरेनियम को जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम में चेंज हो जाता है 92 236 में हो जाएगा। ये 235 है तो न्यूट्रॉन जब इस पे आएगा तो ये 236 में हो जाएगा। फिर उसके बाद बेरिलियम और क्रिप्टन में चेंज हो जाएगा और 30N न्यूट्रॉन निकल जाएंगे और कुछ ऊर्जा यहाँ से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसके विपरीत 2 हल्के नाभिकों के परस्पर संयुक्त होकर ठीक है एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। मतलब कि जब 2 हल्के नाभिक जुड़ के एक
बड़ा नाभिक बनाते हैं या भारी नाभिक बनाते हैं उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ड्यूटेरियम है, दो ड्यूटेरियम की रिएक्शन कराएंगे या जोड़ेंगे या मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ट्राइट्रियम बनेगा और प्रोटियम बनेगा, और कुछ ऊर्जा वहां से निकलेगी। तो वहां से कितनी ऊर्जा निकलेगी, 4.0 MeV ऊर्जा। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्राइट्रियम पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। ट्राइट्रियम ड्यूटेरियम से मिलकर क्या का निर्माण करता है, हीलियम का करता है। ठीक है, वहां से न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और वहां से ऊर्जा कितनी निकलती है, 17.6 MeV ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिकों के लिए इस अभिक्रिया पर नियंत्रण करना अभी तक असंभव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों ही अभिक्रियाओं में पदार्थ का कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है या खर्च हो जाता है, कह सकते हो कि तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E=Δmc² के अनुसार लुप्त होने वाले द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा ही उक्त अभिक्रियाओं में मुक्त हो जाती है। ठीक है, ये हमारा है आंसर इसका। चलिए चलते हैं हम खंड ख में, मतलब कि केमिस्ट्री पे। ये हमारी केमिस्ट्री कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है कि पहला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, वहां पर सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, H2SO4 के जलीय विलयन में pH का मान कितना होता है, वहां पर pH का मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही क्रिया कर लेती है, कौन सी धातु करती है, सोडियम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्षारीय धातु कौन सी होती है, इसमें से यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है तीनों ही धातु हैं, तो ये क्षारीय धातु कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। हमारा अति लघु में पहला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, वो वियोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं, मतलब एक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है, इसको गर्म किया है, गर्म करने पर क्या हुआ, अमोनिया अलग हो गया है यहाँ पर, और हाइड्रोजन क्लोराइड को अलग किया गया है। तो यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ में ये दोनों टूट गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.1/2H2O प्लस 1 का हाफ H2O, इसको क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, मतलब कि CaSO4.2H2O। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण कर रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो कह रहा है कि सर्वप्रथम जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसके लिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म भर्जन करते हैं, मतलब गर्म करना मतलब भर्जन करते हैं। तो वहां पर क्या किया, जिंक सल्फेट की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, भाप दिया गया, तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो कह रहा है कि इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त कर लेता है। तो मतलब जो ये जिंक ऑक्साइड है, इसको क्या किया, इसने कार्बन से रिएक्शन कराई अब यहाँ पे, तो उससे क्या मिल गया आपको, जिंक मिल गया, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या होता है जब, मतलब कि दो रिएक्शन करने पर, जैसे पहला क्वेश्चन में है कि सोडियम धातु जल से क्रिया करती है तो तब क्या होता है। तो सोडियम धातु जल से क्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, अब अगला है इसका पॉइंट, अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो सोडियम का जल से रिएक्शन कराया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, और क्या बना था, जल बना था। अब इसको कह रहा है कि बैलेंस करिए। अगर हम इसको बिना इस नंबर्स के लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, सोडियम प्लस H2O और NaOH प्लस H2O। ठीक है, यहाँ क्या होगा, सोडियम एक है, सोडियम एक है। ठीक है, H कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, बट यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो पहले यहाँ पर इसको इवन में चेंज करेंगे, मतलब कि सम में। तो अब यहाँ कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है,
H तो बराबर हो गए, बट यहाँ पर क्या है, N जो है वहां 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ठीक है, 2 उदाहरण दीजिए। तो जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोजन क्लोराइड से जब रिएक्शन करोगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, मतलब कि सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, और एक H जो होगा OH से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो क्या करेंगे, OH जो होगा इस H से रिएक्शन करेगा, और पोटेशियम जो होगा NO3 से रिएक्शन करेगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट और H2O बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाता है साबुनीकरण, जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तेल या किसी वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण मतलब साबुन तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो हमारी ये रिएक्शन है, ये है हमारा ग्लिसरॉल एस्टर। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला है एस्टर, ग्लिसरॉल एस्टर का, CH2O CO C17 H35, फिर CH इसके साथ बॉन्ड में CHO CO C17 H35, फिर इसके साथ CH2O CO C17 H35, इसके रिएक्शन डाइसोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बन गया, ग्लिसरॉल, और उसके बाद क्या बना, साबुन। साबुन का फॉर्मूला है C17 H35 COONA। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग मतलब कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या बोल सकते हो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है मतलब कि सूत्र है CaOCl2, और बनाने की विधि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर और जल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये अलग से भी पूछ लेता है कि बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन को बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अलग से भी आ जाता है, क्या होता है जब में भी आ जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे आगे, ये इसके रासायनिक गुण हैं। ठीक है, जल के साथ गर्म करने पर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है ऊष्मा का प्रभाव, मतलब कि सिर्फ इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको सिर्फ गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों के साथ क्रिया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्ल, यहाँ पर हमने H2SO4 ले लिया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन, और जब तनु अम्लों के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड क्लोरीन, मतलब जल एंड क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं उपयोग पे। इसके उपयोग है सूत, काजल, लकड़ी की लुगदी व लिनेन पदार्थों के लिए व्यंजन के रूप में। ठीक है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, चीनी को सफेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। एथेनॉल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। ठीक है, एथेनॉल से आ जाती है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी आ जाते हैं। तो एथेनॉल के गुणधर्म, ठीक है, कह रहा है भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण है हमारा, एथेनॉल एक रंगहीन, रुचिकर, गंधयुक्त, तीक्ष्ण स्वाद वाला ज्वलनशील द्रव्य है। इसका क्वथनांक कितना है, 78.3। ठीक है, यह आर्द्रता ग्राही द्रव है और एक अच्छा उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब कि एक टाइप से लाइट उत्पन्न करता है। ठीक है, एथेनॉल जल में तथा अधिकांश कार्बन विलयन में विलयशील है, मतलब कि घुल जाता है। उसके बाद आते हैं रासायनिक गुण पे, दहन। ठीक है, दहन मतलब
गर्म करना, गर्म करने में ऑक्सीजन भी मिक्स हो जाती है, ठीक। एथेनॉल तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड से जल प्राप्त होता है। एथेनॉल की ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा, कुछ ऊर्जा निकलेगी वहां से और लाइट प्रकाश मतलब कि प्रकाश उत्पन्न होगा। उसके बाद चलते हैं फास्फोरस क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक है। एथेनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा और POCl3 और NCl बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे सोडियम के साथ रिएक्शन। जब कि सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे सोडियम थाइऑक्साइड मतलब कि C2H5ONa और हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक है। चला एथेनोइक अम्ल से क्रिया, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया। एथेनोइक का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। जब इसके एथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा CH3COO(C2H5), ठीक है। एथिल एथेनॉइड, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा जल, ठीक है। इसमें किसकी प्रेजेंटी कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंटी कराई गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं एथेनॉल के उपयोग पे। मदिरा व अन्य अल्कोहलिक पेय बनाने में, मतलब कि जो भी अल्कोहलिक पेय होता है या जल होता है वो बनाने में यूज किया जाता है। कार रेडिएटरों में प्रतिशीत के रूप में, अंतर्दहन इंजनों के ईंधन के रूप में, पेंट वार्निश गोंद सल्फर आयोडीन आदि के रूप में, ठीक है। स्पिरिट लेवल, ठीक है, अल्कोहल और थर्मामीटर आदि बनाने में यूज किया जाता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है, जो क्लास 10 के कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।